मेरा बेटा सारे देश का बेटा था, सारे देश का अच्छा हिस्सा था मेरा बेटा। अगर आतंकवाद हमारे 2 बच्चों को शहीद करके जाता है तो हम उसके 4 करते हैं, 5 करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसका बिल्कुल सफाया होना चाहिए। मेरा बेटा सारे देश का बेटा था, सारे देश का अच्छा हिस्सा था मेरा बेटा। सबका प्यारा था मेरा बेटा। मैं ना रोऊं, मैं ना रोऊं। मैंने अपना बेटा पाल कर देश ताई दे दिया था मन तो। मेरा बेटा शहीद हो गया, मेरा कर्नल शहीद हो गया। मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हो गया, मेरे दिल का टुकड़ा शहीद हो गया। वास्तव में ऐसी वाणी और ऐसी भावना भारत की एक माँ ही रख सकती है। इसलिए किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि बलिदानी ही पैदा करती मिट्टी हिंदुस्तान की। दोस्तों, हम कभी कोई फिल्म देख रहे हो और उसमें कभी ऐसा दृश्य आ जाए तो हमारी आंखें खुद ब खुद नम हो जाती हैं। लेकिन ये एक सच घटना है। बीते 2 दिन पूर्व एक ऐसी खबर जो पूरे देश में फैली, जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। हर व्यक्ति की आंखें नम हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक आतंकी हमला होता है, जिसमें कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौचक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट समेत एक और जवान ने अपने प्राणों की आहुति इस देश के लिए दे दी। संपूर्ण भारत की आंखें नम हैं और सभी लोग उन वीरों को नमन कर रहे हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे अनंतनाग में घटी इस घटना के विषय में। इसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करेंगे, इस घटना के घटनाक्रम को देखेंगे। उसके बाद हम आखिर में समझेंगे कि अभी की जो स्थिति है वो जम्मू कश्मीर में क्या है। इस सेशन को हम शुरू करें उससे पहले हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कर्नल मनप्रीत सिंह को, जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे 19th राष्ट्र राइफल के, मेजर आशीष धौचक जो बिलोंग करते थे 15th सिख लाइट इन्फेंट्री से, और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस हुमायूं भट्ट, जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। देश के नक्शे में हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर के जो 20 ज़िले हैं उनमें अनंतनाग कहाँ पर है। जैसा कि मैप आपको दिख रहा होगा, अनंतनाग को हमने दर्शाया हुआ है। अनंतनाग जम्मू कश्मीर के 20 ज़िलों में से एक ज़िला है और जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अनंतनाग झेलम नदी के किनारे बसा हुआ एक ज़िला है। अनंतनाग की खूबसूरती जितना प्रभावित करती है, जैसा कि आप इन फोटोज़ में देख पा रहे होंगे कि ऊंचे पहाड़ और बहुत सारी हरियाली, ये जितना आकर्षण का केंद्र है उतना ही घातक भी, क्योंकि ये जितने बड़े पेड़ आपको दिख रहे होंगे, ऊंची पहाड़ियां दिख रही होंगी, ये आतंकियों को छुपने में बहुत मदद करती हैं। और कई बार उनके लिए ऊंची पहाड़ियों से आक्रमण करना भी आसान हो जाता है, हमला करना भी बहुत आसान हो जाता है। बाकी छुपने में तो मदद करती ही। अगर हमें इनमें किसी आतंकवादी को ढूंढना है, अगर कोई खबर मिलती है, यहाँ पर सर्च ऑपरेशन भी करना है, तो हम एक ड्रोन की मदद से भी करेंगे, तब भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही घने जंगल हैं, ऊंची पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर अक्सर आतंकवादी छुपे रहते हैं। घुसपैठ की जो संभावनाएं हैं वो भी बहुत प्रबल रहती हैं। तो ये जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं जम्मू कश्मीर की हमें देखने को मिलती हैं। लगभग सभी ज़िलों में ऐसे ही ऊंची पहाड़ियाँ, हरे भरे जंगल और बहुत ऊंचे और सघन पेड़ हैं, जहाँ पर
किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जानते हैं हम कि अनंतनाग के जो कोकरे नाग जंगलों में जो घटना घटी है, इसके पीछे का कारण क्या है। जैसा कि हम सभी को पता है कि आर्टिकल 370 के रिमूव होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर विकास कार्यों में तेजी से वृद्धि हुई है। जम्मू कश्मीर की तरक्की दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म भी बढ़ा है, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है, बहुत सारे नए उद्यमों की शुरुआत भी वहां पर हुई है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है कि सबसे बड़ी बात यह है कि यह बेहतर आंतरिक हालात के बावजूद पाकिस्तान अपनी तरफ से आतंकियों को यहां भेजने की कोशिश कर रहा है। कि अभी जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो पहले की अपेक्षा में काफ़ी बेहतर हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक भी आ रहे हैं, बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट भी जम्मू कश्मीर के अंदर आ रहा है, और ये बात कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही है, और इसलिए वो आए दिन भारत के अंदर घुसपैठ कराता रहता है। ये एक बड़ा कारण है। दूसरा बड़ा कारण है आतंकियों की बौखलाहट। उसकी वजह क्या है? दिसंबर 2021 से लेकर के अगस्त 2023 के बीच घाटी के जितने भी बड़े आतंकवादी संगठन के जो टॉप कमांडर हैं वो ढेर हो चुके हैं, जिसमें हिजबुल का डिविजनल कमांडर मुनीर हुसैन, लश्कर ए तैयबा का कमांडर मुख्तार भट्ट, लश्कर कमांडर यूसुफ कांतरू, जैसे मोहम्मद का टॉप कमांडर जाहिद वानी और हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर फिरोज अहमद डार शामिल हैं। ये जो मुख्य आतंकवादी संगठन हैं, उनके ये जो टॉप के कमांडर हैं, इनको जो है बीते कुछ दिनों में आर्मी ने, भारतीय सेना ने अपने कुछ ऑपरेशन से मार गिराया है, जिससे आतंकियों के अंदर एक अलग तरीके की जो आतंकवादी संगठन हैं उनमें एक अलग तरीके की बौखलाहट है, और इसीलिए वो आए दिन छुप करके, घात लगा करके हमला करते रहते हैं। जिसमें इसी साल 20 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पुंछ में राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों के ट्रक पर घात लगाकर हमला किया गया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों ने सेना की गाड़ी पर असॉल्ट राइफल और ग्रेनाइड से हमला किया था। और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो समय समय पर वहां आतंकवादी संगठनों द्वारा उनको अंजाम दिया जाता रहा है। ये एक कारण, जो 2 कारण हमने देखे जो बहुत ही मेजर रीजंस हैं अभी जो अनंतनाग में घटना घटी उसके पीछे। आपको एक फोटो दिख रही होगी स्क्रीन पे, ये उजैर खान है। उजैर खान लोकल लश्कर का आतंकी है जिस पर 10 लाख रुपए का इनाम है। उजैर खान को A+ कैटेगरी का आतंकी कहा जाता है। अभी जो अनंतनाग में जो घटना घटी है उसके पीछे जो नाम बताया जा रहा है वो उजैर खान का है। अनंतनाग में घटी इस घटना के पीछे के घटनाक्रम को अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था। जो जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हैं शहीद हुमायूं भट्ट, उनको खुफिया एजेंसी के कानों के तहत एक मुखबिर के जरिए खबर पहुंचती है कि कोकरे नाग के जो जंगल हैं उसमें एक लोकेशन बताई जाती है कि वहां पर 2 दहशतगर्द छिपे हुए हैं। ये खबर जावाद अफसर और जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट को जब पहुंचती है तो वो एक्शन में आ जाते हैं। SOP यानी कि नियमों के मुताबिक DSP हुमायूं भट्ट ने जो 19th राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग अफसर हैं कर्नल मनप्रीत सिंह, उनको तुरंत एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च करने की बात कही ताकि आतंकवादी अपना ठिकाना बदलें, उससे पहले एक ऑपरेशन हो और उनको वहीं पर मार गिराया जाए। कर्नल मनप्रीत ने मेजर आशीष से बात की और फौरन जवानों की एक टुकड़ी के साथ ऑपरेशन पर चले गए। जम्मू कश्मीर पुलिस और दोनों सेनाओं की जो टुकड़ियां थी, जो मुखबिर ने लोकेशन बताई थी, उस लोकेशन पर पहुंचती है। ऑपरेशन काफी मुश्किल था क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा मक्की के खेत भी हैं, बगीचे भी हैं, पहाड़ियां भी हैं और घने जंगल हैं, और इन्हीं जंगलों के बीच उस ऑपरेशन को अंजाम देना था। लेकिन जब जवान वहां पहुंचते तो वहाँ पर आतंकी जो है उन वीर जवानों का घात लगाए इंतज़ार कर रहे थे, और जैसे ही वो जवान वहाँ पहुँचते हैं और उन पर फायरिंग होती है और वो शहीद हो जाते हैं।
इस घटना को अंजाम जो है सोची समझी चाल के तहत दिया गया। जो मुखबिर था वो दरअसल सेना के लिए काम नहीं कर रहा था या खुफिया एजेंसी के लिए काम नहीं कर रहा था, वो आतंकवादियों के लिए काम कर रहा था। और उसने उसकी जानकारी सेना को दी। जब वो ऑपरेशन के लिए निकले तो उसकी जानकारी उसने आतंकवादी संगठनों को दी। इस कारण भारत ने अपने 3 वीर सपूतों को, वीर जवानों को खो दिया है। अभी के जो हालात हैं पिछले कुछ 2-3 दिन से जो अभी चल रहे हैं, ड्रोन की मदद से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन, आर्मी का सर्च ऑपरेशन जारी है। अनंतनाग में भी, बारामूला में भी, और कई जगह कुछ आतंकवादियों को मार गिराया गया है। लगातार आर्मी और पुलिस जो है इन टेररिस्ट के ठिकानों को ढूंढ रही है, पता करने की कोशिश कर रही है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं और इन सर्च ऑपरेशंस का क्या परिणाम होता है वो आगे हमें खबरों में आगे देखने को मिलता रहेगा। वास्तव में वो माएँ और वो वीर शहीद जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, कितनी श्रेष्ठ हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने पुत्रों को न्यौछावर कर दिया। ऐसी माँओं को सत सत नमन और उन वीर शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। इस घटना को देखने के बाद, इस घटना को सुनने के बाद मुझे एक हिंदी के बहुत ही बड़े कवि हैं डॉक्टर हरिओम पवार, उनकी एक कविता याद आती है और उस कविता की कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। मैं केशव का पंचजन भी गहन मौन में खोया हूं, उन बेटों की आज कहानी लिखते लिखते रोया हूं, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं आई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की अमराई, कुछ बहनों की राखियां जल गई हैं बर्फीली घाटी में, बेदी के गठबंधन खोए हैं कारगिल की माटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, 20 बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महाबर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुम्बन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगल सूत्र उतारे हैं, और गीली मेहंदी रोई होगी छुपकर घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सूने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाता हूँ, और जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, और जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुव तारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है, और गर्म दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं, उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है, उस सैनिक के शव का दर्शन तीरथ जैसा होता है, और चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।